हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज के इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं इस वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना हो, कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए फिर आज के पार्ट को हम स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं वांग जी और विंग के रूम का सीन, जहाँ पर दोनों बहुत पीसफुली सो रहे हैं एक दूसरे की बाहों में। वांग जी जो आज बहुत गहरी नींद में है, एज विंग भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है। दोनों ही सो रहे हैं एक दूसरे को हक करके, एक दूसरे के आगोश में, दुनिया की हर एक खबर से अनजान होकर के, अपनी ही दुनिया में मग्न होकर, अपने सपनों की दुनिया में खो करके एक साथ में सो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लान सुचन और जियांग चेंग का सीन, जो कि मॉर्निंग में उठ करके आ चुके हैं। उनके बीच का माहौल कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठ गए हैं। अंकल चिरेन भी वहाँ जाकर बैठ गए हैं। उन्होंने एक सर्वेंट से कहा कि वो खाना लगा दे, सबको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। आज साइलेंटली जियांग चेंग और सुचन ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंकल चिरेन को कुछ अजीब लगा और इन दोनों ने विंग और वांग जी को बुलाने के लिए भी कुछ नहीं कहा। तो ये जानकर तो उन्हें और भी ज़्यादा अजीब लगा। तो अंकल चिरेन जिससे अब रहा नहीं गया। जैसे सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो पूछते हैं, सुचैन क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? सुचैन जो बताना नहीं चाहता वो कहता है, नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है। जियांग चेंग जो बोलता है, अरे वाह, कुछ नहीं हुआ है सुचैन, है ना? वेल, क्यों कुछ होगा, तुम्हें कुछ होते हुए लगता ही कहाँ है। कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। और हाँ, कुछ नहीं हुआ है ना तो मेरे पीछे भी मत आना, मैं रोज़ की तरह काम पे जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जियांग चेंग जाने लगता है। तभी सुचैन बोलता है, तुम्हें रोका किसने है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। मुझे भी अपने कॉलेज जाना है, वहाँ जाके मुझे अपना काम करना है। तुम्हारी तरह मैं मारपीट में नहीं बिजी हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी बनाने का काम कर रहा हूँ, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाने का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। जियांग चेंग मुड़कर सुचैन की तरफ देखता है। उन दोनों के बीच का माहौल बहुत ज़्यादा टेंशन भरा था। अंकल चिरेन को लग रहा था कि क्यों उन्होंने सुचैन से पूछ लिया, उन्हें पूछना ही नहीं चाहिए था। दोनों कपल्स के बीच के मैटर में उन्हें दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वह ऐसा नहीं करते तो शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन अभी तो सब कुछ ऐसे गड़बड़ होने को आ गया है, क्योंकि जियांग चेंग और सुचैन एक दूसरे को घूर घूर कर ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो आंखों से ही एक दूसरे को मार डालना चाहते हो, या कहो एक दूसरे को पीटना चाहते हो बुरी तरीके से। सुचैन जो कहता है, गुड बाय, ऐसा बोलकर सुचैन जो बिना पीछे देखे चला जाता है। जियांग चेंग अपना पैर पटकता है, अपनी आई रोल करता है, अपने दांत पीसते हुए वहाँ से निकल जाता है। अंकल चिरेन वहीं खड़े हुए थे। वो बस एक गहरी सांस छोड़ते हैं। इन बच्चों का पता नहीं क्या होगा, अभी अभी तो इनका रिश्ता जैसे शुरू हुआ है। और होता है ना, अगर आपका रिश्ता बस अभी शुरू हुआ हो और उसकी डोर बहुत नाजुक होती है, थोड़े से दबाव से, थोड़ी सी मनमटाव से वो टूट सकती है। वो अंकल चिरेन समझ रहे थे कि इनके बीच का रिश्ता कहीं टूट ना जाए, क्योंकि ये रिश्ता आम रिश्तों की तरह नहीं है, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होता है, वैसा नहीं है। पहले तो दोनों के बीच में एज गैप है, फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि दोनों ही अलग सोच रखने लगे हैं। एक जो एक टाइम पे माफिया में था, लेकिन अपनी सोच की वजह से उसने सब कुछ छोड़ा, और दूसरा अभी भी वो सारे काम करता है। अंकल चिरेन को भी सारा सच बता दिया गया था, तो वो सब कुछ जानते हैं। दूसरा अंकल चिरेन ये सोच रहे थे कि दोनों कहाँ रह गए, उनका प्यारा लाडला विंग और उसका शैतान सा नेफ्यू लान वांग जी, ये दोनों उठकर क्यों नहीं आए हैं। अंकल चिरेन दरवाजे के पास तो जाते हैं, पर दरवाज़ा को खटखटाने से पहले वो सोचते हैं कहीं वो उन दोनों के प्राइवेसी टाइम को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे होंगे, क्या पता वो दोनों अंदर अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हों। खैर, अंकल चिरेन सोचते हैं कि अगर उन्हें भूख लगेगी तो दोनों खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। ये सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लान सुचैन और जियांग चेंग अपने अपने वर्क प्लेस पर थे। यहाँ विंग और वांग जी दोपहर के 12 बजे जागते हैं। पहले वांग जी की नींद टूटती है। उन्हें सोते हुए बहुत टाइम हो गया था, सुबह सुबह सोए थे वो दोनों, तो उन्हें नींद आ रही थी। अब जाके उनकी नींद कंप्लीट होती है तो वांग जी जागता है। वांग जी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वजन महसूस करता है। वांग जी जब हिलने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि उसके ऊपर कुछ तो भारी भारी सा रखा है। जब वांग जी बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को देखता है, या कहें उस इंसान को देखता है जिससे वांग जी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो उसके चेहरे पर
एक बहुत ही ब्राइट स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को काफ़ी देर तक बस ऐसे ही देखता रहता है, बहुत ही प्यार से, जब तक कि विंग जाग नहीं जाता। विंग जब जागता है तो वो वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में, और वांग जी की आंखों से अपनी आंखें मिलाकर वो बोलता है गुड मॉर्निंग। वांग जी भी बोलता है गुड मॉर्निंग विंग। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। विंग के हिसाब से तो ये उसकी लाइफ की सबसे खूबसूरत मॉर्निंग है, सच में बेस्ट मॉर्निंग है उसकी लाइफ की। विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है। विंग फिर वहाँ से थोड़ा हट जाता है। जब विंग वांग जी विंग की कमर को छोड़ता है और विंग बेड पर अपने बल लेट जाता है तो वो चीखता है। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं चीखता, लेकिन हाँ, उसके मुंह से चीख ज़रूर निकली थी। वांग जी बोलता है क्या क्या हुआ विंग। विंग कहता है पता नहीं क्यों पर मेरी बैक में पेन हो रहा है। ये किस तरीके का पेन है। वांग जीजू को सोचता है, फिर वो एक गल्प करता है, एक डर का घूंट पीता है और विंग की तरफ डरते हुए कहता है एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ में इंटीमेट होता है और उसके बाद उसे पेन होता है उसकी बैक में और लोअर बॉडी में भी काफ़ी पेन होता है। विंग वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। विंग बोलता है इसका कोई हल तो होगा ना, कोई पेन किलर कुछ तो होगा। वांग जी बोलता है हाँ है ना, इसकी मेडिसिन आती है, तुम्हें चाहिए। विंग बोलता है ऑफ कोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है और जैसे तुम बता रहे हो मुझे और ज़्यादा पेन होगा अगर मैं उठकर बैठ गया तो पहले मेडिसिन लेकर आओ तभी मैं उठूंगा। ऐसा बोलकर वांग जी की तरफ विंग घूर कर देखता है। वांग जी तुरंत उठकर बैठ जाता है और कहता है ओके ओके मैं लेकर आता हूँ। वांग जी उठता है और खड़ा होता है। विंग बोलता है तुम ऐसे जाओगे। वांग जी बोलता है हाँ क्यों। विंग बोलता है एक बार तुम अपनी तरफ देखो तो। वांग जी जब अपने आप को देखता है तो वो समझता है अरे वो ऐसा कैसे जा सकता है, वो पूरा नेकेड है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है, वो बोलता है वेल तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग। विंग वांग जी की आंखों को फॉलो करता है। वांग जी विंग की चेस्ट को देख रहा था। वांग जी की नज़रों को फॉलो करते हुए विंग अपनी चेस्ट पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेता है, अपने पैरों को फोल्ड कर लेता है और बिल्कुल सिकुड़ कर लेट जाता है। इससे विंग दोबारा चीख जाता है। उसके मुंह से फिर से चीख निकल जाती है क्योंकि उसे फिर से पेन हुआ। उसने अपनी बॉडी को अचानक से मोड़ लिया था और अपने आप को हक कर लिया था, इसलिए। विंग बोलता है ओ तुम जाओगी नहीं तो मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है, बोलता है ओके ओके मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। ऐसा बोलकर वांग जी जो एक ब्लैंकेट लेता है और विंग के ऊपर डाल देता है। विंग से कहता है अगर कोई आए तो ब्लैंकेट से बिना निकले बात करना, मैं भी आता हूँ। वांग जी ऐसा बोलता है और अपने क्लोजेट की तरफ जाता है, कुछ कपड़े पहनता है और बाहर निकल जाता है सर्वेंट से बोलने के लिए कि उसे पेन किलर्स चाहिए। एक्चुअली वांग जी खुद जाना चाहता था लेकिन अभी तो वो नहीं जा सकता विंग को इस हालत में छोड़कर। विंग को बात लेने में उसे मदद तो करनी पड़ेगी। वांग जी को पता है अगर विंग को ऐसे ही छोड़ दिया और विंग अगर अभी उठ करके बाथरूम गया तो वो बहुत बुरी तरह से दर्द में कराएगा और वांग जी को न जाने कितनी सारी गालियाँ देगा। खैर वांग जी अभी उन गालियों को खाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। विंग का इतना प्यारा सा मूड है, वो भी तो स्पॉइल हो जाएगा ना, वो उसे स्पॉइल होते हुए नहीं देख सकता। वांग जी एक सर्वेंट के पास आता है, उसे टैबलेट डालने के लिए बोल देता है और खुद विंग के पास आता है। जैसा कि वांग जी ने उम्मीद की थी विंग से, विंग जो वांग जी के जाते से ही उठकर बैठ गया था बड़ी मुश्किल से। उसके मुंह से कराहने की आवाज़ भी निकली थी लेकिन विंग जिसने कंट्रोल किया खुद को, खुद के दर्द को, ज़बरदस्ती वो खुद को खड़ा करता है बेड के सहारे से। विंग का ये फर्स्ट टाइम था और ऑब्वियसली एज जो उसने कल किया उसके बाद तो उसे बहुत पेन होना ही था। विंग की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था उसे। वांग जी ने जो उसे बाइट मार्क्स दिए थे, उसके बॉडी पर हिक्कीस बनाए थे, वो भी दर्द कर रहे थे। विंग कराहते हुए ही उठता है और वांग जी को कर्ज करने लगता है। अगली बार वो वांग जी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देगा। विंग ने खुद से प्रॉमिस किया बस इस बार, एक बार वो बस ठीक हो जाए, उसे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए एक बार के लिए। इसके बाद तो वो वांग जी के करीब भी खुद को नहीं जाने देगा, वो उसे दूर रखेगा। विंग खुद से ऐसा बोलता है और चलने की कोशिश करता है लेकिन एक पैर बढ़ाते ही, मतलब वांग जी के जाने के बाद विंग खड़ा तो हो गया था बेड को पकड़ के, लेकिन जब वो एक कदम चलता है तो उसे पेन होता है, अपनी बॉडी में बहुत शार्प पेन होता है जिसकी वजह से विंग वहीं गिर जाता है। और उसी टाइम पे वांग जी गेट खोल कर अंदर आता है। विंग देखता है तो वो बस सोचता है कि पता नहीं कौन आया है। एक पल को तो उसकी जान ही निकल आई थी। विंग के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ गई थी, लेकिन जब उसने वांग जी को देखा तो उसके दिल की धड़कनें थोड़ी काबू में आने लगी। विंग ने कहा तुम हो, डरा दिया मुझे, तुम टैबलेट लेने नहीं गए। वांग जी विंग के पास आता है, उसे गोद में उठाता है, ब्राइड स्टाइल में कहता है तुम्हारी टैबलेट्स आ रही हैं, फिलहाल तुम
बिल्कुल हिलो मत, तुम्हें दर्द होगा, बिल्कुल चुपचाप रहो। ऐसे बोलकर वांग जी विंग को बाथरूम के अंदर ले जाता है। बाथ टब के अंदर लेटाने के बाद वांग जी बोलता है, ये हॉट बाथ मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, अब तुम चुपचाप से इसमें नहा लो, बस इसमें लेटे रहो, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो और बिल्कुल हिलना मत। विंग बोलता है, हाँ ठीक है। विंग को कुछ देर बाद महसूस होता है कि हाँ उसे अच्छा लग रहा है। हल्का हल्का गुनगुना पानी था तो उसमें विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी जो चोट थी उस पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना एक होता है ना गर्म पानी से सेकना, वैसा कुछ विंग को महसूस हो रहा था, अच्छा लग रहा था। दूसरा वांग जी जो अपने हाथों से विंग को बहुत ही सॉफ्टली रब कर रहा था विंग की बॉडी को और वॉश कर रहा था, तो विंग को इससे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विंग जिसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली क्योंकि वो इतना रिलैक्सिंग फील कर रहा था कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है वांग जी वहीं बाथटब के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी पूरा नेकेड। विंग जो देखता है कि वांग जी का जो मेन एरिया है वो पूरी तरीके से पावर में आ चुका है या कहो एक्टिव हो चुका है। विंग उसकी तरफ अपनी फिंगर बढ़ाते हुए कहता है, ये क्या है। विंग अटक रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा है कि फिर जो कल रात को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, उसे बहुत पेन होगा। वांग जी हल्की सी स्माइल करता है, बोलता है, ध्यान मत दो, कुछ नहीं है, तुम बस रिलैक्स करो और मैं बात ले लेता हूँ, आई मीन शावर ले लेता हूँ, तुम बात लो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को वहीं छोड़ देता है। विंग की आंखों को बंद करता है जैसे कि वो कहना चाहता हो कि विंग रिलैक्स कर सकता है। वांग जी कुछ नहीं करेगा। वांग जी फिर शावर के नीचे जाके खुद को शांत करता है। विंग धीरे से अपनी आंखें खोल के देखता है कि वांग जी कर क्या रहा है। तब वो देखता है कि वांग जी ने अपना एक हाथ अपने माउथ के अंदर लिया हुआ है, जिससे वो अपने हाथ को काट रहा है बुरी तरीके से, जैसे कि वो अपने आप को मौन करने से रोक रहा हो, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तो उसे शांत करने में लगा हुआ था। विंग अब ये देखता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे हंसी आती है और फिर वो एक तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, लंजा। जैसे ही विंग ये बोलता है, लंजा जो अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, अपनी आंखें खोल के विंग की तरफ देखता है, अपने माउथ के अंदर से अपने हाथ को निकालता है, बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, तुम जो चाहे कर सकते हो, मेरे साथ नहीं, अपने साथ, और तुम्हें खुद को मौन करने से रोकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम कर सकते हो। लंजा ये सुनता है तो उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी। विंग बोलता है, वो सब करने से पहले तो सॉरी बोला नहीं, वो सब करने के बाद सॉरी नहीं बोला, अब क्यों सॉरी बोल रहे हो। वैसे भी तुम जो खुद से कर रहे हो वो सब तुमने मेरे साथ भी किया है, सो डोंट वरी, इट्स ओके, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है, ऐसे जैसे कि उसकी आंखों में ही हो कि बच्चू तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। विंग ये समझ तो रहा था पर वो अनजान बनने की पूरी कोशिश करता है और कहता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से सेटिस्फाई करूँ। वांग जी बोलता है, नहीं। ऐसा बोलकर वांग जी खुद को शावर के नीचे बस खड़ा कर देता है, अपने हाथों की स्पीड को वो रोक देता है, बिल्कुल रोक देता है। विंग बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे सामने मेरा बॉयफ्रेंड ये सब भी नहीं कर सकता। हाँ, क्या मुसीबत है। वांग जी ये भी सुनता है तो बोलता है, ऐसा नहीं है विंग। विंग पूछता है, तो कैसा है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने कहा ना। वांग जी बोलता है, तुम अपनी आंखें बंद करो। विंग बोलता है, ओके। ऐसा बोलकर विंग जो अपने कंधे उचकाता है, अपने वेस्ट को स्ट्रेट करता है और उस पानी में जो गरम गरम गुनगुना पानी था उसमें आराम से खुद को रिंगली लिटा लेता है, एकदम उसकी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जब विंग को अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स करते हुए पाता है तो वो फिर से अपनी हाथों से अपने आप को सेटिस्फाई करने लगता है, और इस बार उसने अपने माउथ के ऊपर अपनी हाथ को नहीं रखा था, जिससे उसके मुंह से धीमे धीमे आवाज़ में मौन निकल रहा था। उसे पता नहीं क्या ही महसूस हो रहा है अभी, लेकिन वो विंग को इमेजिन कर रहा था कल रात जो कुछ हुआ। वांग जी अपने दिमाग में वो सब इमेजिन कर रहा था और खुद को सेटिस्फाई कर रहा था। इस चक्कर में वांग जी जिसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी, क्योंकि वो सब कुछ वो फील कर पा रहा था, विंग को वो फील कर पा रहा था अपने हाथों के जरिए ही सही। दूसरा विंग जिसने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और वो वांग जी को ना एकदम देख रहा था घूर घूर के। बाथटब के ऊपर विंग जिसने अपने दोनों हाथों को रख रखा था और उसके ऊपर अपने फेस को, और वो बस वांग जी को एक तक देखे जा रहा था और उस व्यू को जो विंग के सामने चल रहा था, उस एक व्यू को वो एंजॉय कर रहा था। जब वांग जी खुद को सेटिस्फाई कर लेता है तब वो अपने हैंड वॉश करता है, अपनी बॉडी को वॉश करता है, जैसे शावर लेता है, फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी उसे ही दिख रहा था। विंग की आंखों में काफ़ी ज़्यादा स्पार्क था। वो स्पार्क वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी विंग के पास आया और उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, तुम्हारा बात हो गया।
विंग बोलता है मुझे अब अंदर कौन लेके जाएगा, मेरे पैर तो चलने के लायक नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा। वांग जी ये सुनता है तो बोलता है ऐसा बोलकर वांग जी विंग को खड़ा होने में मदद करता है। फिर उसे एक बाथरोब पहनाता है और विंग को फिर से अपनी गोद में उठा लेता है। गोद में उठाकर ही वो वांग जी विंग को अपने बेड तक लेकर आता है। वहाँ बिठाकर वांग जी विंग के बालों को सुखाने लगता है टॉवल से। वांग जी विंग के सामने खड़ा था और जिस चक्कर में विंग जो वांग जी के चेस्ट को देख पा रहा था, जिससे अभी भी पानी टपक रहा था, वांग जी का बाथरोब वांग जी की बॉडी को कवर तो कर रहा था, लोअर बॉडी को। अपर बॉडी में से जो काफ़ी सारा पोर्शन विंग को दिखाई दे रहा था। विंग जो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांग जी के चेस्ट को टच करता है, जिससे वांग जी की पूरी बॉडी कांप जाती है। वांग जी के हाथ में जो टॉवल था वो वहीं छूट जाता है विंग के बालों में, जिससे विंग के फेस पे मतलब विंग की आंखों के सामने वो टॉवल आके गिरता है। ऐसा लगता है जैसे कि विंग ने कोई वेल डाल रखा हो। और तभी गेट खुलता है। गेट खोलकर कोई तो अंदर आया था और वो पर्सन शायद वहीं रुक गया था क्योंकि उसे शॉक लगा था और कुछ हल्का सा गिरने की आवाज़ भी आई थी। वांग जी और विंग दोनों उस तरफ देखते हैं। विंग के फेस पे तो टॉवल था, तो विंग उस टॉवल के बीच में अपने हाथ डालता है और अपने फेस के सामने से टॉवल को अलग करता है और देखता है सामने। वहाँ पर उसका भाई जियांग चेंग खड़ा था और नीचे कुछ टैबलेट्स पड़े हुए थे। वांग जी भी देख रहा था जियांग चेंग को और विंग भी देख रहा था। दोनों कंफ्यूज थे कि जियांग चेंग को क्या हुआ। चेंग जो तुरंत ही उन लोगों की तरफ देखता है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तुरंत ही फिर वो पीछे मुड़ जाता हुआ कहता है आई एम सॉरी, ये टैबलेट तुमने मंगाई थी वांग जी, वो सर्वेंट वो मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोलकर जियांग चेंग वहाँ से भागते हुए निकल गया। जो उसने अभी देखा है ना, उसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि वांग जी कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। उसका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा भाई ये क्या कर रहा था। वो दोनों ऑलमोस्ट नेकेड थे। एक्चुअली उन दोनों ने जो बाथरोब पहन रखा था वो उनके घुटनों के ऊपर तक का एरिया कवर कर रहा था, लेकिन उनके घुटनों से मतलब उसकी थाई दोनों की दिख रही थी, रिवीलिंग थी। और जो बाथरोब था वो विंग ने पहन तो ऐसे तरीके से रहा था जिसका एक साइड दूसरी साइड पे गिरा था और एक साइड विंग के एक पैर को कवर कर रहा था, जिससे विंग के थाइस दिखाई दे रहे थे और वांग जी का तो पूरा पोर्शन विजिबल था ही। वांग जी ने उस बाथरूम की जो डोर थी उसे भी बांध रखा था, लेकिन विंग ने उसे खोल दिया था, जिसकी वजह से वो बाथरूम अलग हो गया था। वांग जी ने विंग को जियांग चेंग ने वांग जी को पूरी तरह से निकट तो नहीं देखा, लेकिन हाँ काफ़ी सारी चीज़ें उसने देख ली है और इसलिए जियांग चेंग वहाँ से भाग गया। विंग और वांग जी दूसरी तरफ देखते हैं और अपने कंधे उचकाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद विंग बोलता है लंजा। वांग जी बोलता है बोलो। विंग लंजा के चेस्ट से अपना हाथ हटाता है तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता बोलता है क्या हुआ, तुम रख सकते हो, मैं तो पूरा ही तुम्हारा हूँ। ऐसा बोलकर लंजा फिर से विंग के हाथ को अपने चेस्ट पर रख देता है। विंग बोलता है गाने हमें ऐसे देख लिया है, अब क्या होगा। लंजा विंग के कान के पास आता है, बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई मेरे भाई को जाके बताएगा कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के ईयर लॉब पर बाइट कर देता है हल्का सा, जिससे विंग मौन करता है। विंग कहता है तुम बहुत शेमलेस हो, तुम दूर रहो मुझसे। वांग जी विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग गिर जाता है। वांग जी विंग के ऊपर आते हुए बोलता है विंग के दोनों पैरों के बीच में वांग जी का एक पैर था और एक पैर साइड में बेड के ऊपर और एक नीचे। वांग जी विंग के ऊपर लीन होते हुए बोलता है क्यों करीब ना हूँ, कल रात को जो मैंने किया उसके बाद तो मैं तुमसे दूर हो ही नहीं पा रहा हूँ विंग। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के और करीब आ जाता है। विंग के चिक्स पर वांग जी किस करता है, हल्के से वेट किस। विंग बोलता है तुम, लेकिन इसके आगे विंग कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वांग जी की आईज से विंग की आईज लॉक हो गई थी और विंग अपने आप से ही इनिशिएटिव लेते हुए वांग जी के नेक को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से अटैच कर देता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे, एक पैशनेट सा किस जिसमें दोनों ही दूसरे में खोते जा रहे थे। लेकिन विंग जानता है कि अभी वो और कुछ नहीं कर सकता, उसे बहुत पेन हो रहा है और इससे आगे वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए विंग कुछ टाइम बाद वांग जी को छोड़ देता है। वांग जी भी विंग से अलग होता है। विंग के लिप्स को वो अपने थंब से सहला रहा था। वांग जी जिसने कहा एक बार तुम ठीक हो जाओ विंग, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम जो चुपके से मुझे देख रहे थे उसकी पनिशमेंट क्या होगी। विंग जिसने घबराते हुए कहा मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं कुछ नहीं देख रहा था, मैं तो वहाँ रिलैक्स कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है, बोलता है विंग
तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। हाँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार हो गया। विंग बोलता है, मुझ जैसे इंसान से तुम्हारा क्या मतलब है। वांग जी विंग के पूरे फेस पर अपनी एक फिंगर को फिराते हुए बोलता है, मेरा मतलब तुम जैसे इंसान से मुझे कैसे प्यार हो गया, जो इतना खूबसूरत है, प्यारा है, मासूम है। कैसे कैसे तुम मुझे मिल गए विंग। मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। वांग जी ये सब बोल रहा था तो विंग को बहुत अच्छा लगता है। बेचारा विंग जी से ये नहीं पता है कि वांग जी ने कल रात को शाम को आई थिंक एक बुक पढ़ी थी जिसमें ये डायलॉग था। वो बीएल बुक थी जिसमें ये डायलॉग था जो एक टॉप अपने बॉटम को बोल रहा था इंटीमेट होते हुए। तो वही डायलॉग वांग जी ने विंग को डिलीवर किया था और विंग इस बात से अनजान था। उसे तो पता ही नहीं था कि ये किसी नॉवल का डायलॉग है। खैर, ये डायलॉग विंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। विंग जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विंग जिसने कहा, मैं भी बहुत लकी हूँ लंजा, मुझे तुम मिले। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा एक लवर हो जिससे मैं बहुत प्यार करूं, जिसके साथ मैं हमेशा घूमूं फिरूं। मैं पूरी दुनिया उसके साथ देखना चाहता हूं। मैं वर्ल्ड टूर करना चाहता हूं अपने उस लवर के साथ में। लंजा, क्या तुम मेरे साथ। हाँ विंग, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। विंग पूछता है, मैं तो कहा भी नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, तो तुम कैसे समझे मैं क्या चाहता हूँ। लंजा तुरंत ही बोलता है, तुम अपने लवर के साथ दुनिया घूमना चाहते हो और तुम्हारा लवर मैं हूँ। तो मैं ऑटोमेटिकली समझ गया कि तुम मेरे साथ में पूरी दुनिया घूमना चाहते हो। विंग, मैं भी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। हर एक वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से आज तक नहीं की है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। इस दुनिया में मुझे लगता है तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। विंग तुरंत पूछता है, गग्गा भी नहीं, सृजन का वो भी नहीं चाहिए। लंजा हल्का सा स्माइल करता है, बोलता है, सृजन गा मुझे मिले हैं मेरे विंग की वजह से। तो अगर मुझे विंग मिलता है तो मुझे शूशू, गग्गा, एक ब्रदर इन लॉ, सिस्टर और एक और ब्रदर इन लॉ, एक नेफ्यू, कुछ प्यारे से दोस्त, सब मिल जाएगा। विंग बोलता है, लंजा तुम मुझसे जुड़े हर एक व्यक्ति को अपना मानते हो। तभी वांग जी बोलता है, हाँ विंग, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मेरी अपनी है, चाहे वो इंसान हो या कोई नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी क्यों ना हो, सब मेरा अपना है। विंग, आई लव यू। विंग जो वांग जी को गले लगाता है बोलता है, आई लव यू टू लंजा। ऐसा बोलकर विंग जो वांग जी की चिक्स पर एक बहुत ही लंबा किस करता है। वांग जी और विंग दोनों हंसने लगते हैं एक दूसरे की तरफ देखकर। फिर वांग जी वार्डरोब के पास आता है, वहाँ से अपने कुछ कपड़े निकालता है, फिर विंग के कपड़े निकालता है, विंग को देते हुए बोलता है, तुम पहनोगे या मैं पहनाऊँ, याद रखना अगर मैंने पहना है तो। विंग बोलता है, तुम ही पहनाओ, मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं पहन सकता। विंग ऐसा बोलता है अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए। वांग जी फिर विंग की तरफ देखता है, बोलता है, विंग सोच लो, कुछ भी हो सकता है। विंग बोलता है, कुछ नहीं होगा, अगर तुमने कुछ किया भी ना तो तुम्हें याद होना चाहिए मेरे स्लीपर का नंबर 9 है। वांग जी बोलता है, विंग तुम क्या मुझे चप्पल से मारोगे। विंग बोलता है, मार भी सकता हूँ, तुम क्या मना करोगे। वांग जी एक गल्प करता है, क्या ये पहला इंसान है दुनिया में जिसने उससे कहा है कि वो वांग जी को चप्पल से मारेगा। द ग्रेट माफिया किंग लान वांग जी को चप्पल से मारेगा, सच में। वांग जी बोल भी देता है, विंग तुम जानते हो मैं कौन हूँ, द ग्रेट किंग माफिया किंग लान वांग जी हूँ मैं, तुम मुझे चप्पल से मारोगे, सच में। विंग बोलता है, द ग्रेट माफिया किंग लान वांग जी, मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगा और अगर तुम्हें डेमो लेना है तो बोलो। वांग जी बोलता है, नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ ना तुम्हारा काम, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो विंग, मैं कर रहा हूँ ना। विंग फिर बोलता है, एक मिनट, याद रखना तुमने कल मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था। वांग जी फिर सोच में पड़ जाता है, क्या प्रॉमिस किया था उसने, कहीं जोश जोश में उसने होश तो नहीं खो दिए थे, कहीं कुछ और तो प्रॉमिस नहीं कर दिया जो वांग जी कर ही ना सकता हो। विंग बोलता है, भूल गए, तुम भूल कैसे सकते हो। हाँ, जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, जब तक तुम याद नहीं कर लेते ना तब तक आना मत। पहले कपड़े पहनाओ और फिर मुझे टैबलेट दो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ और उसके बाद जहाँ जाना वहाँ जाओ। जब तक तुम याद नहीं कर लेते तब तक मेरे पास मत आना। वांग जी बेचारा सोच रहा था कि उसने कल क्या बोला था, क्या करने के लिए बोला था। वांग जी विंग के पास आता है, उसे ड्रेसअप करता है, वांग जी की तरफ टैबलेट लेकर आता है और फिर नीचे जाता है, कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आता है, विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। विंग तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, पैर भी काम नहीं कर रहा है।
वांग जी विंग को चम्मच में खाना लेकर विंग के माउथ के अंदर तक दे रहा था। विंग बस च्यू करने का और निगलने का, गल्प करने का काम कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग विंग वहीं बैठा हुआ था आराम से। विंग बेड पर फिर से लेट जाता है टैबलेट लेने के बाद, फिर बोलता है जब तक याद नहीं करे तब तक कमरा में मत आना, कमरे से निकल जाओ। तभी वांग जी बोलता है याद आया, मैंने कहा था मैं तुम्हें अपनी वर्किंग प्लेस पे लेके जाऊंगा। हाँ याद आया। विंग तुरंत उछल के बैठ जाता है, फिर वो जोर से चिल्लाता है आ। वांग जी बोलता है तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग वांग जी को कर्ज करते हुए बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत घटिया हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे कितना पेन हो रहा है, मैं चल भी नहीं पाऊंगा। वांग जी फिर बोलता है तो कल चलें देखने के लिए जगह? विंग बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं, आज ही चलेंगे, अभी चलेंगे। तुम हो ना, उठाओ मुझे गोद में, लो। ऐसा बोलकर जैसे एक बच्चा करता है ना गोद में उठाने का इशारा दोनों हाथों को खोलकर, विंग वैसा करता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है स्माइल करके, उसे बड़ा मजा आ रहा है विंग को पैम्पर करने में। विंग के अलावा ऐसी हरकत वांग जी के साथ कोई और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, किसी के अंदर इतने गट्स है ही नहीं। खैर वांग जी जो विंग को गोद में उठा लेता है बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में, और कैरी करते हुए वो कार की तरफ जाता है। तभी बीच में उसे अंकल चिरान दिखते हैं। अंकल चिरान जो अपने गहरे ख्यालों में खोए हुए थे। जैसे ही लंचा और विंग दोनों बाहर ही जाने वाले से अंकल चिरान उन्हें देखते हैं, बोलते हैं वांग जी। वांग जी जो पीछे मुड़ता है। विंग जो वांग जी के हाथों में था और अपने पैरों को धीरे धीरे हिला रहा था। जब वो अंकल चिरान को देखता है तो तुरंत उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे टाइटली होल्ड करता है, बोलता है हिलो मत, गिर जाओगे, तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा फिर। विंग ये सुनता है तो वो तुरंत हिलना बंद कर देता है, उसे और दर्द नहीं चाहिए, वो वैसे ही बहुत ज्यादा पेन में है। अंकल चिरान जो विंग के देखते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या बेटा, बताओ मुझे। ऐसे बोलकर अंकल चिरान तुरंत ही विंग के पास से जाते हैं, विंग के पैर को चेक करने लगते हैं। विंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है फादर। असल में अंकल चिरान ने विंग से पहले बोला था कि विंग उन्हें अपने फादर की तरह समझे, और फिर उन्होंने कहा कि विंग उन्हें अपना डैडी, फादर जो भी चाहे वो बुला सकता है, बाबा कुछ भी कह सकता है, पर वो विंग के ऐसा फादर है तो वो उन्हें फादर की तरह ट्रीट करे। विंग जिसने अपना सर बस हाँ में हिला दिया था और अभी वो अंकल चिरान को फादर ही बोल रहा है। तभी लंचा बोलता है फादर। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है बोलता है चुप रहो तुम, मुझे कुछ नहीं हुआ है फादर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस मैं लंजा की वर्किंग प्लेस पर जा रहा हूँ, मुझे देखना है ना वो जगह कैसी है इसलिए, और मैंने इसे पनिशमेंट दी है कि आज ये सबके सामने मुझे ऐसे ही लेकर घूमेगा। कितना मज़ा आएगा ना डैड। क्या लगता है आपको जब सब लोग द ग्रेट माफिया किंग लायन वांग जी को एक मुझे से लड़के को अपने गोद में उठा करके हर जगह घूमते हुए देखेंगे, कितना मज़ा आएगा। सब लोग कितना मजाक उड़ाएंगे ना, इसका मज़ा आएगा। तब वांग जी को समझ आता है कि विंग का असल प्लान क्या है। विंग तो असल में वांग जी का मजाक बनवाना चाहता था कल रात के बदले के तौर पर वांग जी ये सुन करके हंसने लगता है, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं है वांग जी के सामने एक शब्द बोलने की। ये तो बस विंग है जो उसके सामने इतना कुछ बोल लेता है, कोई और तो बोल ही नहीं सकता। खैर अंकल चिरान जो बोलते हैं ठीक है जाओ फिर। अंकल चिरान विंग से बोलने वाले थे वांग जी जियांग चिंग और सचिन के बीच में क्या हुआ है उसके बारे में, कि उनके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन विंग का और वांग जी का इतना अच्छा मूड देखकर उनका मन ही नहीं हुआ, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आई कि वो ये सब बता सकें, क्योंकि दो लोगों का मूड तो पहले से ही खराब है। दोनों बच्चे जो आपस में लड़ गए हैं, या फिर उनके बीच में कोई मनमुटाव, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर हल्का फुल्का झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से दोनों तो दुखी हैं ही, अब ये दो और दुखी हो जाएंगे। तो अंकल चिरान अपने मन में ही ये बात रख लेते हैं। विंग और वांग जी दोनों निकल जाते हैं। वांग जी बहुत ही प्यार से विंग को कार में बिठाता है और ड्राइविंग सीट पर जाके खुद बैठ जाता है। वो ड्राइविंग करना स्टार्ट करता है और आसपास तो कार थी ही, उनकी गाइड में उनको गाइड करते हुए काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे उन कार में, और उसी कार के ज़रिए वो लोग पहुंच गए थे अपने अड्डे पर। उस अड्डे पर पहुंचने में वांग जी को 1 घंटे का टाइम लगा था। वो एरिया लान मैंशन से बहुत दूर है, लांस का जो हाउस है वहाँ से बहुत दूर है। विंग वहाँ पहुँचता है लेकिन कार से नहीं उतरता। वांग जी उतरता है कार से। वहाँ पर काफ़ी लोग थे उसके अड्डे पर, क्योंकि कार एकदम अंदर ही गई थी। वो एरिया काफ़ी डरावना लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स थे जिनके पास गन थी, और काफ़ी सारा बम बारूद भी वहाँ रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग माफिया के हैं और ये उनका सीक्रेट इलाका है। वांग जी विंग को डायरेक्ट वहाँ लेकर आया था, जो कि मेन हेडक्वार्टर हम मान सकते हैं वांग जी के काम करने का वो था। वहाँ कोई भी नहीं आ सकता, किसी वांग जी की परमिशन के बिना तो वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वांग जी विंग को वहाँ लेकर आया था।
सब लोग वांगची को देख रहे थे। वांगची हमेशा की तरह अपने ब्लैक कलर के सूट में था। अपने सूट को सही करते हुए वांगजी विंग के डोर की तरफ आता है और दरवाज़ा खोलता है। वहाँ खड़े कई गार्ड तो एकदम गिर गए थे ये देखकर कि वांगजी किसी के लिए गेट खोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है अंदर कोई इंसान है। और जो उन्होंने अगले पल देखा वो देखकर तो काफ़ी सारे लोग बेहोश हो गए थे, क्योंकि लान वांगजी से रूड इंसान से ये उम्मीद करना कि वो किसी को अपनी गोद में उठाएगा, ये तो इम्पॉसिबल था। उन्होंने तो कभी अपने सपने, बुरे सपने में भी नहीं सोचा था ये चीज़। वांगजी विंग को गोद में उठा लेता है। काफ़ी सारे गार्ड बस ऐसे ही बेहोश हो गए थे। काफ़ी सारे लोग एकदम डर गए थे कि ये क्या हुआ, उनके बॉस का दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, उनकी आदत चली गई है, या फिर उन्हें सदमा लगा है, या फिर ये कोई और ही इंसान है जो वो देख रहे हैं अपने सामने। कई लोग क्यूरियस थे कि उनके बॉस को आखिर हुआ क्या है। खैर वांगजी किसी का जवाब नहीं देता है। वहाँ पर सोंगलन आता है और सोंगलन खुद वांगजी को इस तरीके से देखकर हैरान था। उसने वांगजी ने सोंगलन को बताया था कि आज वो विंग को लेकर आएगा अपनी वर्किंग प्लेस दिखाने के लिए, तो ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें हैं उन्हें छिपा कर रख दिया जाए। विंग उन्हें देखेगा तो डर जाएगा, और जो प्रिजनर्स है जो कि बिल्कुल मरने की हालत में आ गए हैं क्योंकि वांगजी उन्हें टॉर्चर कर रहा है, उन लोगों को भी हटाने के लिए बोल दिया गया था। उन लोगों को हटा दिया गया था। काफ़ी सारे प्रिजनर्स अभी भी थे क्योंकि विंग प्रिजनर्स को भी देखना चाहता है। प्रिजनर्स की आंखों पर पट्टियां बांध दी गई थी, क्योंकि एक ये था कि कोई भी प्रिजनर अगर विंग को देख लेगा तो बाद में वो विंग के ज़रिए वांगजी को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए उनके सबकी आंखों में पट्टियां बांध दी गई थी, और अगर कोई फिर भी देखने की कोशिश करेगा तो उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, ये बेसिकली कहा गया था। अभी विंग जो अंदर आता है, सोंगलन जो हैरान था वांगजी को देखकर, ये नहीं उसको पता था विंग आएगा, पर वांगजी विंग को गोद में उठा कर लाएगा ये उसने नहीं सोचा था। सोंगलन पूछता है, वांगजी ये तुम? लेकिन वांगजी सोंगलन की तरफ बस घूर कर देखता है और सोंगलन बिल्कुल चुप हो जाता है। वो भी वांगजी से डरता है, लेकिन सिजन से ज़्यादा डरता है। खैर अभी जब वो अंदर आ रहे थे तब जियांग चेंग वहाँ था। वो जियांग चेंग उनके पास आता है, अपनी आई रोल करते हुए बोलता है, तुम दोनों को घर पर चैन नहीं मिलता जो अब यहाँ भी? विंग तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम्हारे पैर में तो कुछ नहीं हुआ? ऐसा बोलकर जियांग चेंग विंग के पैर को टच करने लगता है, और वहाँ पर खड़े बाकी लोग भी हैरान थे। पहली बात तो पहला झटका ये था कि लान वांगजी किसी को गोद में उठाकर लेकर आया, और दूसरा झटका ये था कि जियांग चेंग ने पहली बार सबके सामने किसी की केयर करते हुए उसके पैरों को छुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात थी, सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे। वो लोग थे जो सालों सालों से इन सब लोगों के साथ में, माफिया टीम के साथ में काम करते हुए आए थे, क्योंकि माफिया टीम किसी के सामने अपना फेस ऐसे रिवील नहीं कर सकती, ऐसा नहीं था। उनका नाम ज़रूर काफ़ी लोगों ने सुना है लेकिन फेस काफ़ी कम लोगों ने देखा है। तो ये वो लोग थे, बहुत खास लोग। उन्हें भी बस ये पता था जियांग चेंग का वी नाम का एक भाई है जिससे जियांग चेंग बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसके बारे में और ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी जो वो देख रहे हैं इसके बाद तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी थी। दूसरी तरफ वांगजी से किसी की पड़ी ही नहीं थी और ना ही जियांग चेंग को पड़ी थी। विंग तो थोड़ा तो ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, लेकिन उसे मज़ा आ रहा है ये सब करते हुए। सबको झटके में देखने में एक अलग ही मज़ा है जो विंग को भी महसूस हो रहा था। विंग जो बोलता है, लंजा मुझे कुछ खाना है, मुझे चेयर पर बिठाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ, और हाँ कुछ अच्छा से लेकर आना। अगर तुम अच्छा लेकर नहीं आए ना तो याद रखना मेरी चप्पल का नंबर 9 है। जब विंग ये बोलता है ना तो वहाँ पर कुछ और गार्ड्स थे जो बेहोश हो गए थे। वांग जो उन गार्ड्स की तरफ देखता है, गुस्से में बोलता है, ये सब का इतने कमज़ोर हैं जो एक मामूली से लड़के को देखकर इतना डर गए हैं। विंग जो वांग जी को घूर कर देखता है बोलता है, मामूली कैसे कहा? मैं मामूली हूँ? बेचारा जियांग चेंग जो पास में खड़ा था वो तो हंस रहा था, मजे ले रहा है। कोई तो है जो इस लान वांगजी को सबक सिखा पा रहा है, सबके सामने बेइज्जत कर पा रहा है। हमेशा लान वांगजी जियांग चेंग को बेइज्जत करता था कि हमें कभी किसी को कमजोरी नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जब वी का नाम आता था ना जियांग चेंग तुरंत उठ के भाग जाता था, लेकिन वो भी इतना इम्पल्सिव बिहेव नहीं करता था, इतना पैम्पर नहीं करता था विंग को जितना वांगजी कर रहा है। और वांगजी की ये हालत देखकर जियांग चेंग को बड़ा मजा आ रहा है। वांगजी जो बोलता है, क्या? विंग बोलता है, अब तुम्हें ये भी नहीं सुनाई दिया? ठीक है गगा चलो, मुझे नहीं रहना इसके साथ में। वांग जी तुरंत बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है विंग? मैं जा रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके। सोंगलन कुछ खाने का इंतजाम करो। विंग बोलता है, वाह 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 वाह, सोंगलन मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है, तुम हो ना, तुम जाओ कुछ लेकर आओ। वो क्यों लेकर आएगा? गगा आप देख रहे हो ना इस इंसान को,
विंग एकदम रोने में आ गया था। वांग जी तो बिल्कुल शॉक हो गया था। एक पल में इंसान क्या से क्या हो जाता है। वांग जी बोलता है मैं जा रहा हूँ मैं, तुम रुको यहीं। ऐसा बोलकर वांग जी वहां से निकल जाता है। अपनी गाड़ी की चाबी लेते हुए वो जा रहा था। तब विंग जिसने कहा और हाँ अच्छा कुछ लाना, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वापस कराऊंगा। वांग जी एक पल रुकता है, विंग की तरफ देखता है, वो बोलता है ओके। वांग जी फिर वहां से चला जाता है। वहां पर तो भाई इतने सारे लोग थे, सब लोग हैरान थे। एक लेडी भी थी जो भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो हैरान लेडी वहाँ आती है, विंग की तरफ देखती है, फिर वो पहचानने की कोशिश करते हुए बोलती है तुम कुछ देखे देखे से लगते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी विंग बोलता है मुझे भी ऐसा क्यों लगता है, मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। तभी जियांग चेंग उन दोनों के बीच आते हुए बोलता है वैन किंग, ये मेरा भाई है। वैन किंग जो जियांग चेंग की तरफ देखती है, फिर बोलती है तुम्हारा भाई वी। जियांग चेंग बोलता है वी विंग, ये मेरी कलीग है जो मेरे साथ काम करती है, वैन किंग। उस दिन तुमने इसे हमारे घर पे देखा था। विंग कुछ याद करते हुए बोलता है अरे हाँ देखा था, ये तो वही है ना जिससे ब्रदर इन लोग बहुत जेलस फील कर रहे थे। सिचनगा को कितने जलन हो रही थी इसे देखकर। उनका तो ऐसा था कि वो आपको उस रात गाजर मूली की तरह छील देंगे, पर आप बच गए। तभी जियांग चेंग विंग को घूर कर देखता है और विंग बिल्कुल चुप हो जाता है, अपने मुंह पर अपनी फिंगर रख लेता है। और वैन किंग जो बस एक तक विंग को देख रही थी कि ये इंसान इन दो लोगों के काबिल ही नहीं है, ना तो ये जियांग चेंग के काबिल है और ना ही लान वांगची के। ये इंसान इतना रूड बिहेव कर रहा है जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इसे बिल्कुल अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। वैन किंग जो अपने आप को रोक नहीं पाई, उसने कहा अपनी जुबान संभाल के बात करो, तुम जानते भी हो वो कौन है। और लान वांग जी, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता नहीं है वो यहाँ का लीडर है और लीडर से ऐसे बात नहीं की जाती है। अगर हम में से किसी को गुस्सा आ गया ना, तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारे सीने में सारी गोलियां उतार दी जाएंगी। तभी कोई तो वैन किंग के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया और ये कोई और नहीं जियांग चेंग था। वैन किंग हैरान होती है, बोलती है जियांग चेंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम इससे प्यार करते हो, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है, सबके सामने तुम अपने आप को बेइज्जत कैसे कर सकते हो। जियांग चेंग बोलता है बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोल सकते हो मेरे भाई के बारे में। और दूसरी बात, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं तुमसे ये बोलने में बिल्कुल नहीं झिझकूंगा तुम अपने भाई को क्या मानती हो। तुम्हारे भाई से क्या तुम प्यार नहीं करती क्या? अगर वो तुमसे अच्छे से बात करता है तो तुम उससे अच्छे से बात नहीं करती, तुम उसे मारती पीटती हो। वैन किंग चुप हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई से सच में बहुत प्यार करती है। तभी जियांग चेंग बोलता है और हाँ, अब तुमने मेरे भाई की इतनी बेइज्जती कर ही दी है तो मैं तुम्हें एक चीज़ याद दिला दूँ कि तुम्हें अपने भाई को मेरे घर से लेकर भी जाना है, जो कि अभी भी वहीं पर रह रहा है। तुम याद तो है ना कि तुम उसे भूल गई हो। खैर लगता तो यही है। विंग देख पा रहा था जियांग चेंग और वैन किंग के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत दोनों एक दूसरे से जैसे लड़ने को आ गए हैं ऐसा लग रहा है विंग को। विंग जो तुरंत बोलता है आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी जियांग चेंग बोलता है क्यों क्यों, किस बात के लिए सॉरी। हाँ तुम चुप रहो, बिल्कुल कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जियांग चेंग जिसने विंग को ही डांट दिया था, वैन किंग जिसने कहा वो सही कह रहा है, उसे सॉरी बोलना चाहिए, मुझसे नहीं यहाँ पे मौजूद सब सारे व्यक्तियों से पर्सनली उसे सॉरी बोलना चाहिए। उसने हमारे बॉस को इंसल्ट किया है, उसने हमारे बॉस को मारने की बात कही है। तो पता है इसके बाद क्या हो सकता है इस इंसान के साथ में। जियांग चेंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है इस बात को सुनकर, क्योंकि हाँ हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे क्रेजी लोग हैं जो वांग जी को अपना आइडल मानते हैं, हो सकता है ऐसा कोई कर दे। तभी किसी ने पीछे से कहा किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर सके। पीछे ये आवाज़ सुनकर वैन किंग डर जाती है, वो थर थर काँपने लगी थी। वैन किंग पीछे मुड़ती और कहती है वांग जी। वांग जी तुरंत वहाँ आता है, वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की। जी वांग जी बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। विंग तो तुरंत उठकर वांग जी के पास आता है, बोलता है गलती मेरी तो है, आई एम सॉरी। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है, बोलता है तुमसे किसने कहा सॉरी बोलने के लिए, तुम यहाँ सॉरी बोलने के लिए आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। अगर तुम्हें ये जगह देखनी है तो हिम्मत करके देखना, सॉरी बोलकर नहीं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो ही ये जगह देखो, नहीं तो घर चलते हैं। विंग तुरंत बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मुझे देखना है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। तभी जियांग चेंग बोलता है वांग जी अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, तो अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, समझे तुम।
जियांग चेंग अब चुप हो जाता है क्योंकि इसके बाद तो किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं है कि वो विंग को नुकसान पहुंचा सके। ना तो वैन किंग में इतनी हिम्मत है क्योंकि वांग जी मरने की बात कर रहा है। इसका मतलब वो किसी को भी जान से मार सकता है, वो भी बिना किसी रहम के। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।